बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की ज्योग्राफी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्यारे विद्यार्थियों, मानव अपने आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों का, प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करता है। वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त अनेक प्रकार के जिन संसाधनों का प्रयोग करता है, साथ में उनके उपयोग के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी होती रहे, तो इसे संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। संसाधनों का संरक्षण का अर्थ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता से, बुद्धिमत्ता से, ऐसे ढंग से करें कि हमारी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें, उनकी बर्बादी भी कम से कम हो, वो हमारी भी इच्छाओं की पूर्ति करे, हमारा भी आर्थिक विकास होता रहे और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहें। यानी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। मैकनल ने संसाधन संरक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है कि संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के ऐसे उपयोग से जिससे मानव की ज़रूरतें सर्वोत्तम ढंग से पूरी हो सकें। अर्थात संसाधनों का उपयोग हम बुद्धिमत्ता और मितव्ययता से करें ताकि हमारी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें और आने वाली जनरेशन के विकास पर भी कोई प्रभाव ना पड़े और विकास का पहिया यूं ही चलता रहे। भारत में संसाधनों के संरक्षण का दर्शन तो काफ़ी प्राचीन है, लेकिन पश्चिम के लिए ये नया है। प्रारंभ में जब जनसंख्या कम थी तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी सीमित थी और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कम होता था। तब संसाधनों के संरक्षण जैसी कोई बात नहीं थी। समय के अनुसार जनसंख्या बढ़ी, साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और मनुष्य की भोगवादी शैली विकसित हुई, तो जिसके कारण कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई और जिससे संसाधनों की लूट मचने लगी। जनसंख्या का विस्फोट इसका मुख्य कारण है। साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास, औद्योगिक क्रांति और मानव की भौतिकवादी जीवन शैली और संसाधनों का कुप्रबंधन। गांधी जी ने भी 1920 में कहा था कि हमारी पृथ्वी पर इतने संसाधन तो हैं कि लोगों का पेट भर सकें, लेकिन इतने संसाधन नहीं हैं कि लोगों की पेटियां भर सकें। आज हम संसाधनों के संरक्षण संबंधित हम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और इसके क्या उद्देश्य हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कहा था कि संसाधनों का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना किसी भी देश का टिकाऊ विकास संभव नहीं है। संसाधन अपने पूर्वजों व प्रकृति से मिली हुई वो अमूल्य संपदा है। इनका संरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि भावी पीढ़ियां भी पर्याप्त मात्रा में इनको प्राप्त कर सकें। ये मानव जाति की धरोहर है। ये संसाधन केवल वर्तमान जनसंख्या के उपभोग के लिए नहीं बने, इन पर भावी पीढ़ियों का भी हक है और ये उनके लिए तभी पहुंचेगी जब हम इनको आज बचा कर रखेंगे, क्योंकि वर्तमान में बचाया हुआ पैसा भविष्य में कभी आड़े वक्त पर काम आता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए अनिवार्य है कि जीवन की मूलभूत ज़रूरतें पूरी होती रहें, अर्थात जीवन का स्तर एक बना रहे। उसमें जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के दोहन के बीच संतुलन होना जरूरी है। तीसरा, अविचारित दोहन से अनेक प्रकार की विकराल समस्याएं हमारे सामने आ गई हैं। जैसे जनसंख्या की वृद्धि से वनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, वर्षा की मात्रा और भूमिगत जल के स्तर में भी गिरावट आई, मरुस्थलीकरण बढ़ा, कृषि उपजों में कमी आई और इस पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो। आज प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, खनिज तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों के अति दोहन से, अति प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है, जिससे जलवायु में परिवर्तन आने लगे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है, एक विकराल समस्या के रूप में आज हमारे सामने है। पेट्रोलियम के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे आज हमारी ओजोन परत भी आज खतरे में है। आज संसार में गरीब देशों
गरीब जो संसार के देश हैं, जो साधनहीन लोगों की संख्या वहाँ पर बढ़ने लगी है, संसाधनों पर असमान अधिकार विश्व में आर्थिक असमानता को भी जन्म देता है। संसार के अधिकतर देशों में हमेशा के लिए पैर पसार रही गरीबी का दुष्चक्र तभी टूटेगा जब प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर लगाम लगेगी। आज कई मायनों में जरूरी हो गया है कि संसाधनों का संरक्षण हो। संसाधनों का संरक्षण मानव के लिए आर्थिक, सौंदर्यात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले हम करेंगे मृदा संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। मृदा एक ऐसा माध्यम है जो सभी प्रकार के पेड़ पौधे फसलें उगती हैं। मृदा के कारण ही हमें भोजन, वस्त्र और जीवन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सभी जीव, मनुष्य, वो सभी भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। इसलिए बेशक मृदा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, फिर भी दो समस्याएं हमारे सामने हैं जिससे मृदा का संरक्षण जरूरी है। मृदा अपरदन की समस्या और मृदा की उर्वरता की ह्रास की समस्या। मृदा संरक्षण का अर्थ है कि मिट्टी का इस ढंग से प्रयोग किया जाए कि उसकी उत्पादकता कभी कम ना हो, यानी उपज का स्तर आज भी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो उपज, उसकी फर्टिल पावर यूं की यूं बनी रहे। मृदा की समस्याएं हैं मृदा अपरदन की समस्या। जल तथा वायु की ऊपरी परत का उड़ जाना या बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। प्रतिवर्ष 2% से भी अधिक उपजाऊ मिट्टी का भाग बहकर या उड़कर चला जाता है। ध्यान रहे कि मिट्टी की 1 सेंटीमीटर मोटी उपजाऊ परत के बनने में लगभग 100 वर्ष का समय लग जाता है। अकेली गंगा नदी प्रतिवर्ष 30 करोड़ टन मिट्टी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है और एक बार भूमि की ऊपरी परत नष्ट हो जाने पर वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति पैदा नहीं हो सकती। अतः मृदा अपरदन को भूमि की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। इसके बाद मृदा की उर्वरता की ह्रास की समस्या जो हमारे सामने है, वो क्योंकि विश्व की जनसंख्या, विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए फसलों के लिए मिट्टी का सतत उपयोग होता है और कृषि की दोषपूर्ण पद्धति अपनाने से भी मिट्टी की उर्वरता की ह्रास होता है। मृदा संरक्षण की सामरिकी क्या नीति हम अपना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले में मृदा अपरदन को रोकना होगा और मृदा की उर्वरता को बनाए रखना होगा। मृदा अपरदन के रोकने के उपाय हैं वृक्षारोपण, बांध बनाना, पशुचारण पर नियंत्रण करना, पंक्तिबद्ध पौधारोपण करना, यानी शुष्क जो भाग हैं, जो खेत हैं, उनके बचाव के लिए पंक्तिबद्ध पौधे अथवा रक्षक मेखला लगाई जाए, क्योंकि पेड़ मिट्टी को उड़ने से को नियंत्रित करते हैं और पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। कृषि प्रणाली में सुधार किया जाए, सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं, ढलानों पर जल का वेग रोकने के लिए समुच्च रेखीय जुताई होनी चाहिए, फसलों का शस्यावर्तन यानी हेर फेर करके फसलें बोई जाएं, अवनालिकाओं को भरा जाए, खेतों की मेड़बंदी की जाए, हवाओं को रोकने के लिए रक्षक मेखला यानी पेड़ लगाए जाएं और भूमि की हवा की दिशा के समकोण पर खेत को जोतना चाहिए और फसल काटते समय पौधे को 30 से 50 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़ करके काटना चाहिए ताकि खेत एकदम खाली ना हो, भूमि एकदम नंगी ना हो और ताकि मिट्टी हवा में ना उड़ करके जाए। इसके बाद मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के उपाय हैं। सबसे पहले जलाक्रांति की समस्या को रोकना होगा। दूसरा, हरी खाद वाली खेती बाड़ी से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है। लाल क्लोवर, लाल तिपतिया चारा, स्वीट क्लोवर तथा अल्फाल्फा हरी खाद वाली श्रेष्ठ फसलें हैं जो कि उगाने चाहिए। भूमि की लवणता को नियंत्रित करने के लिए जौ, कपास, मक्का इत्यादि उगाने चाहिए। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए दालों वाली फसलें जैसे मटर, सेम आदि चक्कर से बोनी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। सिंचाई मिट्टी की उपयोगिता को बनाए रखने वाला सबसे सशक्त तरीका है। मृदा के बाद जल संसाधनों का संरक्षण है, क्योंकि जीवन के लिए वायु के बाद सबसे प्रमुख स्थान जल का है।
जल सभी जीवों का जीवन है। जल के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जल हमारे लिए घरेलू काम, कृषि, उद्योग, यातायात व ऊर्जा उत्पादन में हम जल का प्रयोग करते हैं। जल हमें वर्षा, बर्फ तथा भूमि के नीचे से प्राप्त होता है और ये एक चक्रीय संसाधन है जिसका उपचारण करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन वो तकनीक महंगी है। यद्यपि भूतल के 71% भाग पर जल है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है, वो कृषि के लायक नहीं है। और शुष्क इलाकों में तो कंठ की प्यास बुझाने के लिए मीलों पानी की तलाश करनी पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में औरतों का आधा जीवन तो पानी ढोने में ही बीत जाता है। जल के इस गहराते विश्वव्यापी संकट को हो जल संरक्षण द्वारा ही टाला जा सकता है। जल संरक्षण के उपाय हैं कि जल संरक्षण का न्याय संगत उपयोग हो। जल का न्याय संगत उपयोग हो। नालों को खुला छोड़ देना, प्रातः ब्रश व शेव करते समय पानी का चलते रहना, बाथरूम में दिन में 50 बार फ्लश करना और पेयजल से कारें, स्कूटर धोना, बगीचों की सिंचाई व छिड़काव करना इत्यादि जीवन शैली से जुड़ी आदतें हमारी सामाजिक संवेदनशीलता का दिवालियापन है। जल का संरक्षण के लिए हम इसके उपयोग का शिष्टाचार सीखना होगा। जल संरक्षण केवल सरकार का जिम्मा नहीं है। दूसरा, जल का बड़ा हिस्सा सिंचाई के काम आता है, अतः शुष्क सिंचाई के सभी तंत्रों में हमें बदलाव करना होगा। नहरों से अति सिंचाई से बचना चाहिए ताकि जलाक्रांति की समस्या के नीचे जल स्तर के नीचे होने और मिट्टी में लवणता क्षार बढ़ने की समस्या पैदा न हो। नदियों के ऊपरी अपवाह क्षेत्र में बांध बनाए जाने चाहिए ताकि जल बेकार न जाए। नदियों के बेसिनों को आपस में जोड़ करके नदियों का एक ग्रिड बनाना चाहिए ताकि शुष्क तथा अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में भी जल की आपूर्ति होती रहे। नहरों को पक्का किया जाए ताकि पानी का रिसाव ना हो। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में शुष्क भूमि प्रणाली अपनाई जाए, जैसे बौछारी सिंचाई, टपकन सिंचाई की व्यवस्था हो। आजकल आसवन विधि से भी लवण को हटा करके पेयजल योग्य जल बनाया जा रहा है। ऐसा भारत के भावनगर में हो रहा है। औद्योगिकरण और नगरीकरण से होने वाले जल प्रदूषण पर भी नियंत्रण करना चाहिए। अधिकांश उद्योगों में जल का उपयोग शीतलन के लिए किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार हजारों लीटर ताज़ा जल ही प्रयोग में लाया जाए। उसी जल को पुनर्शोधित करके उसका संरक्षण किया जा सकता है। जल जहाँ गिरे उसे कब्जा लो की एक प्राचीन अवधारणा को अब नए सिरे से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। चेन्नई में इसे अपनाकर जल संकट को कम करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। जल के बाद वायु का संरक्षण। वायु भी एक असीमाप्य संसाधन है। ऊर्जा के संसाधन के रूप में वायु का उपयोग अनुकूल दशाओं और उचित तकनीक होने पर भी किया जा सकता है। वायु का संरक्षण से अभिप्राय मितव्ययता से नहीं बल्कि वायु की शुद्धता और गुणवत्ता के संरक्षण से है। वायु हमारे प्राण का अधिकार है। शुद्ध वायु ग्रहण करके मनुष्य स्वस्थ रहता है। कुछ अशुद्धियाँ तो नैसर्गिक हैं, लेकिन कुछ का मानव जिम्मेदार है। वायु में मिलने वाली जो अशुद्धियाँ हैं उनमें 2 कारक हैं। पहला नैसर्गिक हैं, ज्वालामुखी राख, उल्कापात, समुद्री लहरों से उड़ता हुआ नमक, धूलिकण, जंगली आग से उठने वाला धुआं, बैक्टीरिया और वायरस। लेकिन मानव जनित प्रदूषक भी हमारी वायु में हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल व लकड़ी जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना, परमाणु विस्फोट, रासायनिक प्रक्रियाएं, खनन, अयस्कों को गलाना व साफ करना, खेती में कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, वायु प्रदूषण का कुप्रभाव मनुष्यों, पौधों, जीवों, पदार्थों तथा जलवायु पर पड़ता है। वायु के संरक्षण के उपाय हैं प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा को दूर करना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब विद्युत चालक बैटरी चालित, सौर ऊर्जा चालित, सीएनजी वाहनों का उपयोग किया जाए। उद्योगों के लिए फिल्टर्स आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कम गंधक वाले ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हमारी उदार अर्थव्यवस्था का फायदा उठाकर जहरीले उद्योगों को विकासशील देशों में स्थापित करने की साजिश का पुरजोर विरोध होना चाहिए। लाउड स्पीकर, पटाखे उद्योग जैसे सामाजिक मान्यता प्राप्त शोर मचाने वाले कारकों पर भी नियंत्रण जरूरी है। इसके बाद वन संसाधनों का संरक्षण। वन हमारे पारिस्थितिक संतुलन का एक बहुत बड़ा साधन है। आज वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इससे मृदा अपरदन तीव्र हो रहा है। अंतर्भौम जल प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वन ही हैं जो हमारे जीवन के लिए हमारे हर प्रकार की समस्याओं को कम कर सकते हैं।
वन संरक्षण के उपाय हैं, वन की लकड़ी के पूरक पदार्थों का उपयोग किया जाए और वनों पर दबाव रोका जाए। वन काटना जरूरी है जहाँ पर उसी प्रजाति के उतने ही पौधों को लगाना, नए पौधे भी लगाने चाहिए। अपरिपक्व यानी छोटे वृक्षों की कटाई पर रोक लगे और लोगों को पर्यावरण की शिक्षा, वनों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी या फार्म वानिकी जैसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। वन संसाधनों का समुचित उपयोग हो। वनों को हानिकारक कीड़ों मकोड़ों से बचाना चाहिए। बीमार एवं कम उपयोगी वृक्षों को हटा देने से अन्य वृक्षों की बढ़ोतरी तेजी से होगी। आग से भी वनों का नुकसान होता है। वनों में लगी आग को भी बुझाने की कोशिश और मंशा ठीक वैसी हो जैसे घरों की आग बुझाने में। इसके बाद वन्य प्राणी भी हमारे जीवन का अंग हैं। वन्य प्राणियों का उनका भी संरक्षण होना चाहिए। वो न केवल भूदृश्य में विविधता लाते हैं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों में भोजन श्रृंखला बनाए रखने में प्रत्येक प्राणी का योगदान है और इसके लिए संरक्षण जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रीय वन प्राणी उद्यान तथा राष्ट्रीय वन्य जीवन अभयारण्य अत्यंत कारगर उपाय है। आखेट पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय पशु यानी बाघ, शेर, चीता, हिरण, सांबर, मोर आदि पर मारने पर कानूनी प्रतिबंध है, अतः इनको कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। मत्स्य संसाधनों का संरक्षण। मछली भी मानव के भोजन का न केवल भोजन का बल्कि प्रोटीन का भी महत्वपूर्ण सोर्स है। विश्व में प्रतिवर्ष 10 करोड़ टन मछलियां पकड़ी जाती हैं, जो विश्व के संसार के कुल मांस उत्पादन से भी अधिक है। मानव को 23% प्रोटीन का अकेला भाग मछली से प्राप्त होता है और विश्व में भरण पोषण के लिए आज मत्स्य संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। इसके उपाय हैं, मत्स्य संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर रोक होनी चाहिए। अपरिपक्व और छोटी मछलियों को पकड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। मछलियों के प्रजनन की कृत्रिम व्यवस्था होनी चाहिए और निर्धारित मात्रा में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। मछलियों की लुप्त हो रही प्रजातियों के विकास के लिए भी प्रजनन पर ध्यान देना चाहिए। खनिज संसाधनों का संरक्षण। वर्तमान में की पदार्थ आधारित सभ्यता में खनिज महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनिज एक ऐसे संसाधन है जिनके बनाने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, जो कि एक बार समाप्त हो जाते हैं तो उसके बनने में लाखों करोड़ों सालों का समय लग जाता है। उनके उपाय हैं, उनके संरक्षण के उपाय हैं, खनिजों को भूगर्भ से निकालने, साफ करने व गलाने की तकनीक जितनी अधिक सक्षम होगी, खनिज हमें उतने ही अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे। हम इनका पुनः प्रयोग करके भी संरक्षण कर सकते हैं। स्क्रैप लोहे का प्रयोग कर संसाधनों का संरक्षण करते हैं। दुर्लभ खनिजों के स्थान पर उन खनिजों का प्रयोग करना चाहिए जो हमें बहुलता से मिलते हैं, जैसे तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का प्रयोग। धातुओं को उनकी प्राकृतिक क्षरण की प्रक्रिया से सुरक्षा होने पर भी इनका संरक्षण हो सकता है। जैसे उपकरणों पर पेंट, ग्रीस, तेल का उपयोग करके हम उनका जीवन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कोयले का संरक्षण। कोयला हमारा आज भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है और कोयले की मांग सैकड़ों वर्षों से रही है, लेकिन कोयले के भंडार सीमित हैं और ये लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया है जब भूमि पर पेड़ दबते चले जाते हैं और बाहरी दबाव और आंतरिक गर्मी के कारण वो कोयले में बदल जाते हैं। वो समाप्य संसाधन है। मानव के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि वो कोयला बना सके, अतः कोयले के लिए खनन प्रक्रिया का आधुनिक और वैज्ञानिक होना जरूरी है। ताप और ऊर्जा से प्राप्त करने की सक्षम तकनीक का विकास किया जाए। कोयले खानों में घटने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे गैस भरना, विस्फोट होना और जल भर जाने पर कड़ा नियंत्रण जरूरी है। उद्योगों का विद्युतीकरण करने से भी जीवाश्म ईंधन को बचाया जा सकता है। रसोई घरों में ईंधन के रूप में कोयले के स्थान पर सौर ऊर्जा, गोबर गैस व कुकिंग गैस जैसे विकल्पों का प्रयोग होना चाहिए। खनिज तेल का संरक्षण की बात करें, आज खनिज तेल ने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में क्रांति ला दी। तेल की भारी मांग के कारण इसे तरल सोना भी कहते हैं। 2 तरीकों से इसका संरक्षण हो सकता है। एक तो खनिज तेल से उत्पन्न ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाए, तेल के आसान विकल्प ढूंढे जाएं। तेल खनन की विकसित तकनीकों द्वारा तेल की बर्बादी को रोका जा सकता है। मशीनों के अच्छे रखरखाव से उनकी गति पर नियंत्रण हो सकता है। तेल के कुओं में आग लगने से दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए। तेल के स्थान पर ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों की तलाश जरूरी है और तेल के स्थान पर सीएनजी नामक ईंधन चलाए जाएं ताकि वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण हो।
धातुओं का संरक्षण। लोहा, टीन, एल्यूमीनियम, तांबा आदि बहुत सी धातुएं ऐसी जिनका आर्थिक महत्व अधिक है और उनकी मांग अधिक है। बढ़ती हुई मांग के कारण इनके भंडार शीघ्र ही समाप्त होने के कगार पर हैं, अतः इनका संरक्षण भी आवश्यक है। बहुत सी धातुओं का संरक्षण उनके चक्रीय उपयोग द्वारा संभव है। इस दिशा में जापान ने विश्व को बड़ी राह दिखाई है। जापान में लोहे के भंडार नहीं है, वो दुनिया से पुराना स्क्रैप लोहा खरीदता है और लौह इस्पात उद्योग को जिंदा रखे हुए है। जंग लोहे का सबसे बड़ा शत्रु है। जंग लगने से लोहे की वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। उसे बचाने के लिए पेंट ग्रीस तेल का उपयोग भी होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।